वेलकम बैक खवातीन। आज़ाद पाकिस्तान सुपर लीग का मेला इस वक्त आबो ताब के साथ जारी है। रावलपिंडी में कल हाउसफुल था। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद के माबेन जो मुकाबला हुआ उसमें एक तरफ इस्लामाबाद ने 250 स्कोर तो बनाया, लेकिन दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी कुछ खास ना कर सकी अपने बल्लेबाजी के साथ। बॉलिंग तो उनकी वीक है, स्पेशली अगर फास्ट बॉलिंग की बात की जाए तो वहाँ पे मोहम्मद अली पे वो तकिया कर रहे हैं। वो मोहम्मद अली जो कि 2 मैचेस में तकरीबन 150 रन दे चुके हैं या 120 तो दे चुके हैं। वो किस तरह से पेशावर ज़ल्मी को संभाला देंगे, इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर आज गज़ल हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब औरंगज़ेब यूनुस साहब। औरंगज़ेब, थैंक यू सो मच हो जानिएगा। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि कल का मैच ये लग रहा था कि ये PSL की जो बेसिक एसेंस है ना उस तरह का मैच है, क्योंकि हाउसफुल भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेशावर ज़ल्मी क्लिक नहीं कर रही। इसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे मदू करने के लिए। देखें, फैंस भी जो कल आपने कहा हाउसफुल था, सारे यही देखने आए थे कि पेशावर ज़ल्मी जीते और बाबर आजम रन्स करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत सकी और ना बाबर आजम रन्स कर लें। देखें, पिछला सीज़न जब ख़त्म हुआ था ना तो कुछ इसी तरह के मसाइल का इशू था पेशावर ज़ल्मी के साथ। मेरे ख्याल में वो जो पिक्स उन्होंने किए शायद वो उस तरह की नहीं कर सके। सलमान इरशाद, आमर जमाल लंबे अरसे से उनके साथ 3 साल से कैरी कर रहे थे। अब शायद वो टाइम था कि वो पे बैक करते और उनको मैचेस जिताते। अनफॉर्चुनेटली उनको किसी वजह से उन्होंने पिक नहीं किया। और जो बॉलिंग की स्पेशली आपने बात की है, तो बॉलिंग में जब आप पहले मैच में 225 रन खा लेंगे, दूसरे मैच में 250 खा लेंगे, तो आप फिर बैटिंग ज़ल्मी के पास इस तरह की कुछ है नहीं। ओवरसीज़ प्लेयर में भी आप TKC को देख लें, वो उस तरह के प्लेयर नहीं है जिस तरह बाकी टीमों के पास हैं। बाबर आजम ऊपर से रन्स नहीं कर रहे। आपके साइम अयूब का बहुत लंबे अरसे के बाद कम बैक हुआ, तो जो बैटिंग के मिसाइल हैं वो भी आपके सामने है। बॉलिंग में सुफियान मुकीम मुझे एक लग रहा था कि शायद वो थर्ड होंगे, लेकिन जब आपकी फास्ट बॉलिंग ऊपर से कुछ नहीं करेगी, जब पावर प्ले में आपकी विकेट्स नहीं गिरेंगी ना नए बॉल की, तो उस वक्त तक सुफियान मुकीम भी कुछ नहीं कर सके। तो ओवरऑल आप बॉलिंग देख लें, फील्डिंग देख लें, कैप्टनसी बाबर आजम देख लें, तो ऐसा लगता है कि सारे डिपार्टमेंट में पेशावर ज़ल्मी जो है वो लैग कर रही है। सही। तो औरंगजेब साहब, आप मोहम्मद अली को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, वो क्यों नाकाम हो रहे हैं? देखिए, मोहम्मद अली सिर्फ एक सीज़न मुल्तान सुल्तान का जो पिछले साल खेले थे, मुल्तान की विकेट्स जो सीम वहाँ पे बॉल थोड़ा सा होता है तो वहाँ पे वो बड़े इफेक्टिव रहे थे। उसके बाद मोहम्मद अली जो इंटरनेशनल टूर भी अभी करके आए हैं, फिर इस सीज़न में भी हमने देखा मोहम्मद अली को इस तरह की खास कारकर्दगी दिखा नहीं सके, क्योंकि जब विकेट पे थोड़ा बहुत ग्रास होगा, जब सीम पे गिरने के बाद बॉल थोड़ा सा हिलेगा, तो वहाँ पे मोहम्मद अली जो है वो बड़ा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ पिंडी की विकेट तो फ्लैट विकेट है और इस विकेट पे मोहम्मद अली का वो पेस तो है नहीं कि वो 140-50 की बॉलिंग करके स्लो वन करके यॉर्कर बाउंसर करके बच सकेंगे। तो मेरे ख्याल में ज़ल्मी जो इस बात में शायद बहुत खुश थी। मोहम्मद अकरम का मैंने देखा था कि हम बड़े लकी हैं कि हमने मोहम्मद अली को पिक कर लिया। शायद थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि मोहम्मद अली पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। पीछे पहले उनके पास सलमान शाह होते, डेथ में वो आके बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि कोई स्पेशलिस्ट बॉलर और मुझे फास्ट बॉलर नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मोहम्मद अली पे जो फास्ट बॉलिंग का बोझ है वो सारा मोहम्मद अली पे है, जिसकी वजह से शायद वो परफॉर्म नहीं कर रहे। अच्छा औरंगजेब, परसों मैंने अपने प्रोग्राम में भी ये कहा था, बल्कि आपने भी सुना था कि बाबर आजम के नारे नहीं लग रहे थे 2 दिन पहले। लेकिन कल ग्राउंड में मैंने भी सुना, आप भी वहाँ पे मौजूद थे, बाबर आजम को लोग चांट कर रहे थे, उनसे प्यार कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैचेस भी ड्रॉप हुए, कप्तानी भी अच्छी नहीं हुई। पहले मैच में 0, दूसरे मैच में 1। बाबर आजम के साथ क्या गलत चल रहा है? आप देखिए, बाबर आजम पिछले बहुत अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। जब आप जो आपका स्पेशल डिपार्टमेंट होता है ना, स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट होता है, जब आप उसमें नाकाम होते हैं ना तो फिर आप हर शोबे में नाकाम हो जाते हैं। आप कल देखें कि जिस तरह का बाबर आजम ने कैच गिरा, बल्कि आप तो चेयर से नीचे गिर गए थे। तो उनकी फील्डिंग पे भी उस तरह का फोकस नहीं रहा। और फिर जो डिसीजन लेते हैं, देखिए सुफियान मुकीम नो डाउट उनको कल थोड़े से रन जरूर पड़े, लेकिन अभी भी उनका 1 ओवर बाकी था। आप बजाय मोहम्मद अली के टाइम पे अगर सुफियान मुकीम को वो ओवर दे देते तो हो सकता है वो बीच में एक आधा विकेट निकाल सकते। तो जो बॉलिंग की डिसीजन है, बॉलिंग चेंजेस की डिसीजन है, फील्ड प्लेसमेंट है और उनकी अपनी फील्डिंग है, उनकी कैप्टनसी है, उसमें बाबर आजम जो है वो कहीं पे भी कल ग्राउंड में नजर नहीं आ रहे थे। दूसरा क्वेश्चन जो आपका था, बाबर आजम के नारे कल लगे रहते हैं, और जब बैटिंग के लिए आए तो मैं देख रहा था कि पूरा क्राउड जो फीट पे था। और मुनरो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उन्होंने भी दाद दी कि अब बाबर आजम की फैन फॉलोइंग, पेशावर ज़ल्मी की फैन फॉलोइंग देख के मैं भी हैरान हूँ। तो फैन तो हैं, फैंस तो आ रहे हैं, और बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है कि ये दुनिया क्रिकेट के लिए बड़ा जरूरी है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए। और बाबर आजम को रन्स करने चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपकी क्रिकेट का डाउनफॉल जारी है ना, इस तरह बाबर आजम ये उम्मीद की किरण है कि जिसके अगेंस्ट इतना ज्यादा क्राउड होता है, पेशावर ज़ल्मी का जो क्राउड है बाबर आजम की वजह से है। तो अब मेरे ख्याल में टाइम आ गया है कि बाबर आजम को रन्स करने चाहिए, वरना पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरफ जा रही है, खदशा है कि कहीं हॉकी की तरह पाकिस्तान का भी इसी तरह बुरा हाल ना हो जाए। बिल्कुल, आपने ऐसे कहा कि हॉकी वाला हिसाब ना हो जाए। ये बताएं औरंगजेब साहब कि साहबजादा फरहान के हवाले से उनकी सेंचुरी के बाद क्या अब उनको ओपनिंग मिल सकती है कौमी टीम में?
देखिए, साहबजादा फरहान ऐसे प्लेयर हैं कि जो बहुत लंबे अरसे से डोमेस्टिक में रन्स करते हुए आ रहे हैं, और साहबजादा फरहान अगर लास्ट जो नेशनल T20 की अगर 3 सेंचुरी ना करते तो मेरे ख्याल में आपको PSL में नजर भी ना आते, क्योंकि उनको तो किसी ने पिक भी नहीं किया था। ये तो उनकी परफॉर्मेंस थी कि उनको पेशावर ज़ल्मी ने यूँ समझे मजबूरन पिक किया। और साहबजादा फरहान जब लास्ट न्यूजीलैंड ट्रिप उन्होंने किया था तो उन्हें नंबर 5 और नंबर 6 पे बैटिंग के लिए भेजा गया। एक आदमी जो बहुत अरसे से ओपनिंग खेल रहा है, अगर उसको नंबर 4 नंबर 5 पे आप भेजेंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? उनको आपके नंबर पे आपने खिलाया तो उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। पाकिस्तान का मसला ये है कि ओपनिंग में आपके पास बाबर आजम भी हैं, साइम अयूब भी हैं, हुसैन नवाज को भी आपने ट्राई कर दिया, साहबजादा फरहान भी है। तो ओपनिंग में पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शन है। अब मिडिल ऑर्डर में वो ऑप्शन बचता नहीं है, इसी वजह से इनको मिडिल ऑर्डर में वहाँ मौका दिया गया जहाँ वो नाकाम रहे। जाहिर बात है, नए बॉल से खेलना और पुराने बॉल से खेलना काफी ज्यादा फर्क होता है। तो जब एक बंदा रेगुलर रन्स करते हुए आ रहा है, उसको आप नंबर 1 से उठा के नंबर 6 पे करेंगे तो वो कैसे बैटिंग करेगा? साहबजादा फरहान ने कल फिर प्रूव किया, उनकी जो सेंचुरी थी बड़ी इंपैक्टफुल थी, और उसकी वजह से अब शायद जब टॉस टाइम था तो उस वक्त कप्तान कह रहे थे कि 180-90 हमारे लिए इनफ होगा, लेकिन फिर 240 तक वो साहबजादा फरहान की ही 1 इंच थी जिसकी बदौलत इतना बड़ा स्कोर करने में कामयाब हुए। तो मैं समझता हूँ कि साहबजादा फरहान को रेगुलर टीम का मेंबर होना चाहिए। आपने उनको ड्रॉप किया, मगर आप ये तो देखें कि आपने उनको किन नंबर्स पे बैटिंग के लिए भेजा। तो अगर साहबजादा फरहान को अगर नहीं ओपनिंग नहीं कर सकते तो नंबर 3 पे भी अगर उनको ट्राई किया जाए तो मेरे ख्याल में बड़ा इफेक्टिव होंगे पाकिस्तान के लिए। अच्छा, औरंगजेब, आप उन चंद साफी में मौजूद हैं जो डोमेस्टिक से क्रिकेटर्स को फॉलो करते आते हैं लो लेवल से, जब वो अंडर 13 में होते हैं या 14 में होते हैं। हमें ये बताइए कि जो पिक्चर बताई जा रही है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट का फुकदान है, क्या वाकई हमारे पास टैलेंट नहीं है या हम टैलेंट को ज़ाया कर देते हैं? जिस तरह उस्मान खान की मिसाल है, कल मुझे मिले, वो कहते हैं यार मुझे कितने मैचेस के बाद मौका मिलता है, ODI में 6 सीरीज़ के बाद तो मुझे आपने डेब्यू करवाया, ठीक है T20 में मौका मिला, वहाँ पे उनको स्लॉट में नहीं खिलाया गया तो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। इस तरह की ढेरों मिसालें, सुफियान को भी हमने उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया। उसको क्या टैलेंट नहीं है या फिर टैलेंट को हम यूटिलाइज नहीं करते? देखिए, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने। देखिए, टैलेंट कैसे ऊपर आएगा? आपने मेंटोर आपने किए 5 की, ये जो है वो यंग टैलेंट को ऊपर लेके आएंगे। मुझे आप ये बताएं कि शोएब मलिक की एक टीम के मेंटोर हैं। अब शोएब मलिक खुद खेल रहे हैं, अजान ओवैस 1500 रन करने के बाद 6 सेंचुरियां 5 50 करने के बाद बाहर हैं, उनको जगह नहीं मिल रही क्योंकि शोएब मलिक खेल रहे हैं। महरान मुमताज़ जैसा टैलेंट चैंपियंस कप में 9 मैचों पे बाहर बेंच पे बैठा और उनकी जगह शोएब मलिक और उस्मान तारिक खेल रहे हैं। उस्मान तारिक नो डाउट अच्छे बॉलर होंगे, मगर 39 साल जो उस्मान तारिक हैं वो क्या आगे जाके पाकिस्तान को सर्व करेंगे? नहीं करेंगे। अब शोएब मलिक जो है वो कोयटा की टीम से खेल रहे हैं, ख्वाजा नाफिया और हसीबुल्लाह जो है वो बाहर हैं, तो ये लोग बेंच से बैठ के कैसे परफॉर्म करेंगे? तो उन लोगों को सोचना चाहिए जिन्होंने इनको मेंटोर्स लगाया है कि भाई आप देखें तो सही कि एक मेंटोर 42 साल या 43 साल की उम्र में अगर खुद खेल रहा है, महरान मुमताज़ जैसा टैलेंट बेंच पे बैठा है, ओवैस जिया जैसा बेंच पे बैठा है, आपका हसीबुल्लाह बेंच पे बैठा है, आपका ख्वाजा नाफिया बेंच पे बैठा है, तो फिर इनको मौका कहाँ पे देंगे? मैं आपको जिस चैंपियंस कप का फाइनल के बात बताऊँ, फाइनल में जब शोएब मलिक की टीम सियालकोट पहुंची तो साउथ अफ्रीका का टूर पाकिस्तान ने खत्म कर दिया था, तो शोएब मलिक ने इंसिस्ट करके वहां पे हारिस रऊफ और 2-3 सीनियर प्लेयर को वहां से बुलाया कि नहीं आप आएंगे, आप यहाँ के फाइनल खेलेंगे। भाई जो आपके बेंच पे बैठे हुए हैं, जो यंगस्टर वहां पे इंतजार कर रहे हैं, उनका हक नहीं है कि जो इतना लंबा टूर्नामेंट खेलते हुए आ रहे हैं, अब आप क्यों इनको खिला रहे हैं? उसके पीछे वजह क्या थी? उसके पीछे वजह ये थी कि जब आप ये टूर्नामेंट जीतेंगे तो मेंटोर्स को इंडिविजुअली 1 करोड़ रुपया मिलेगा जो इनाम के तौर पर उनको मिलेगा। तो वो हासिल करने के लिए आधी टीम पाकिस्तान से बुला के आप खिला रहे हैं। तो जब इतना बड़ा फाइनल होगा तो आप अपने यंग टैलेंट को आगे लाएंगे तो उनको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा ना। तो ये जो क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियां है ना, क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक है, उनको सोचना चाहिए कि जब इतना बड़ा पे ऑफ कर रहे हैं हम इन मेंटोर्स को, तो इनकी परफॉर्मेंस क्या है? क्या ये खुद आ रहे हैं खेलने के लिए? फिर जो प्लेयर सिलेक्शन कर रहे हैं, अब मैं एक नाम भूल गया था, खुरारा का। खुरारा टेस्ट टीम के रेगुलर मेंबर है, खुरारा भी शोएब मलिक की टीम में बेंच पे बैठे हुए और उसकी जगह पे शोएब मलिक खेल रहे थे। तो ये जो चीजें जब तक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके आप अपने यंगस्टर को मौका नहीं देंगे तो फिर कैसे हमें पता चलेगा टैलेंट है या नहीं? बिल्कुल। औरंगजेब साहब, अब आज के मैच की थोड़ी सी हवाले से बात करते हैं। कराची और लाहौर का मैच होने वाला है, आज भी जबरदस्त मैच है। कराची का एक ब्रिलियंट स्टार्ट था, लाहौर की बात करें तो उसने भी पिछला टारगेट अच्छा दिया था। क्या वजह आपको नजर आई? क्या पिच के हवाले से कोई वजह थी या फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग ने सहारा दिया? क्या मेजर चेंज आपको नजर आया? लाहौर कराची का मैच तो हमेशा से बड़ा कांटेदार मैच होता है और पीएसएल की जान होता है मैच, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये ग्राउंड फुल होगा। और कोयटा की आपने बात की तो कोयटा की एक टीम जो है वो मुझे बड़ी पसंद है, बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि बॉलिंग में उनके पास मोहम्मद आमिर हैं, फिर अबरार अहमद हैं, बॉलिंग उनकी बहुत जबरदस्त है। और फिर मिडिल ऑर्डर में आज चैपमैन आ जाएंगे, शायद ये मैच तो नहीं खेलेंगे, अगले मैच में शायद वो अवेलेबल हों, तो वो कोयटा जो है वो बड़ी बैलेंस साइड हो जाएगी। कराची ने जो मैच जीता है 4 आउट हो गए थे, 240 के आसपास वो टारगेट था, और जिस तरह से विंस ने वहां पे आके इनिंग्स खेली और उसके साथ खुशदिल शाह ने इस तरह साथ दिया, तो मेरे ख्याल में उनका कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो हाई होगा। डेविड वार्नर उनके बड़े एग्रेसिव कप्तान हैं, तो मुझे लगता है कि कराची को थोड़ा सा मैं अपर हैंड इसलिए दूंगा कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग, लाहौर कलंदर की बॉलिंग मुझे थोड़ी सी, शहनशाह अफरीदी गो के पिछले मैच में नए बॉल से विकेट जरूर लिए हैं लेकिन बहुत लंबे अरसे से
कुछ खास हारिस रऊफ भी नहीं कर रहे, शहीनशाह आफरीदी भी नहीं कर रहे, और स्पिन डिपार्टमेंट में उनके पास राशिद खान होते थे तो बड़ी जान होती थी उनके पास, अब वो भी नहीं है। तो मुझे बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है लाहौर कलंदर का, लेकिन लगता है कि मैच जो है वो कांटेदार होगा। अच्छा, जो हारिस रऊफ की आपने बात की ना, हारिस रऊफ बहुत खास कर रहे हैं लेकिन सीना कंडीशंस में सीना वो condition थोड़ा में सा यहाँ पे आगे स्ट्रगल कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखें, एक तो पेस और बॉन्ड्स की वजह से जाने जाते हैं, अपने यॉर्कर्स की वजह से, स्लो वन की वजह से, और वहाँ पे जो कंडीशन उनको मिलती है वो बड़ा सूट करती है, क्योंकि बॉल उनका डिप करके जहाँ से गुड लेंथ से ऊपर जाता है तो वहाँ पे बैट्समैन को खेलने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ पे आ जाए, देखिए सीना कंट्री में आप जाएंगे ना, आगे वाली बॉल को आप ड्राइव मारेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि आगे वाली बॉल को आपको कट मारना पड़ता है। अब यहाँ पे जो बॉल मुंह में फेंकते हैं वो उस तरह का बॉल उस तरह का कैरी नहीं करता और ड्राइव खा जाते हैं और बड़ी आसानी के साथ वो रन कंसीड करते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। PSL में भी आप देख लें कि पिछले मैच में भी विकेट्स वो ले रहे हैं, रन थोड़े से ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन मैन जो इफेक्टिव है ना वो है शहीनशाह आफरीदी की। शहीनशाह आफरीदी का नए बॉल के साथ 1-2 विकेट लेते हैं ना तो प्रेशर थोड़ा सा डेवलप होता है, और फिर आने वाले बॉलर जो होते हैं वो हारिस हो चाहे कोई भी बॉलर हो तो वो अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। अब बॉलिंग में भी एक पार्टनरशिप की जरूरत होती है। शहीनशाह आफरीदी आप रन भी दे रहे हैं, विकेट्स भी नहीं ले रहे हैं, फिर हारिस रऊफ के साथ जानदाद खान आ जाते हैं तो वो भी नए हैं, वो भी इस तरह की कोई बॉलिंग कर नहीं रहे। तो मेरे ख्याल में वो जो बॉलिंग का प्रेशर है ना वो सारा हारिस रऊफ पे आ रहा है, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अदरवाइज हारिस रऊफ अपनी मेहनत के साथ ही सारी क्रिकेट खेली है और अपनी मेहनत के साथ ही बॉलिंग स्किल उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप की है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच औरंगजेब साहब, आपने हमें वक्त दिया। खवातीन, औरंगजेब यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पे। हमारा वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।